अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पार्ट 1 है 3 पार्ट सीरीज़ का, जो आज जुमेरात, कल इंशाल्लाह जुमा और परसों इंशाल्लाह हफ्ते को लगेगी। ये है 3 मेजर सियासी जमातें और उनके ऊपर जो मेजर करप्शन एलिगेशंस लगी हैं। इसके अंदर हम थोड़ी-सी डीप डाइव करेंगे मुख्तलिफ एलिगेशंस के ऊपर, उनकी नौइयत पे, वो कहाँ पे इन्वेस्टिगेट हुई और केसेस क्यों कंक्लूड हुए, और थोड़ा-सा हम लंगर गप भी कवर करेंगे। लेकिन हम आपको बताएँगे जो चीज़ लंगर गप है और जो चीज़ कोर्ट्स में लिटिगेट हुई है। सर-ए-फ़हरिस्त हम उस जमात से शुरू करेंगे जो अपने आप को जमहूरियत का बानी, इस कौम के शहीदों की पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हम उनसे इसलिए शुरू करेंगे क्योंकि वो सबसे पुरानी जमात है पाकिस्तान में जो इक़्तिदार में रह चुकी है। इसमें जमात-ए-इस्लामी नहीं आती, वो ख़ासी पुरानी जमात है। हम बात करेंगे 3 मेजर जमातों की, यानी पीपीपी, पीएमएलएन और पीटीआई। आज की वीडियो पीपीपी पे है, कल की वीडियो पीएमएलएन पे है, परसों की वीडियो पीटीआई पे है। पीपीपी की दास्तान हम शुरू करेंगे स्विस एसजीएस कोटेक्ना, ये मैंने शायद प्रोनाउंसिएशन गलत किया, पर कोटेक्ना ब्राइबरी केस, जिसमें $60 मिलियन की ब्राइबरी की एलिगेशन थी। 1994 में बेनज़ीर साहिबा की गवर्नमेंट ने कस्टम इंस्पेक्शन के 2 कॉन्ट्रैक्ट दिए स्विस कंपनीज को, एक एसजीएस के नाम से और एक कोटेक्ना इंस्पेक्शन एसए के नाम से। इन कंपनीज का मकसद था कि जो पाकिस्तान में ओवरसीज़ कार्गो इंस्पेक्शंस होती हैं पोर्ट से, वो ये करें ताकि स्मगलिंग और टैक्स इवेजन प्रिवेंट करें। जो कॉन्ट्रैक्ट इनको रिवॉर्ड हुआ वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का था, और ये किसी भी कंपिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के तहत नहीं हुआ। अक्सर सरकार जब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करती है तो लोग उस टेंडर के लिए अप्लाई करते हैं, मुख्तलिफ रेट देते हैं। कोई कहता है मैं 100 रुपये में करूँगा, कोई कहता है मैं 90 में करूँगा। सरकार जो सबसे कम पैसों में काम करती है उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है, पर इस कंपनी को हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट मिला विदाउट ए कंपिटिटिव बिडिंग प्रोसेस। जो ब्राइबरी की स्कीम थी उसमें इन्वेस्टिगेशन ने रिवील किया कि एसजीएस एंड कोटेक्ना ने 12 मिलियन ब्राइब्स में पे किए सिक्योर करने के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये उन्होंने पे किए पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को, और उन ऑफशोर कंपनीज में ये पैसा फनल हुआ जो लिंक्ड थी आसिफ अली जरदारी साहब को। जब इस मनी ट्रेल के ऊपर उन्होंने काम किया तो पता चला कि एक्चुअली $60 मिलियन है जो स्विस बैंक अकाउंट्स में लिंक्ड है जरदारी साहब और भुट्टो साहिबा को, जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं कि ये पैसा कहाँ से आया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन निकली कहाँ से। ये निकली क्योंकि 1997 में स्विस गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की, और क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो यहाँ की सरकार और वहाँ की सरकार ने आपस में कोऑपरेट किया, केसेस कोरॉबरेट हुए, और पता चला कि जो फेक नेम्स थे जिसके अंडर कंपनीज ऑपरेट कर रही थी स्विट्जरलैंड में, एक था बॉमर फाइनेंस इंक और दूसरा था मैरिस्टॉन सिक्योरिटीज इंक। दोनों ऑफशोर कंपनीज जो फ्रंट कंपनीज थी वो लिंक थी आसिफ अली जरदारी साहब को। बेनज़ीर भुट्टो और जरदारी के साइंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिले जो कंट्रोल करते थे इन अकाउंट्स को, जहां से ये फर्जी कंपनीज लिंक थी। जो पैसे का ट्रेल था वो शो करता है कोटेक्ना और एसजीएस ने मिलियंस ट्रांसफ़र किए हैं कंसल्टिंग फीस की मद में इन अकाउंट्स के अंदर। सबसे पहली बात है कि आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर साहिबा कंसल्टिंग कैसे कर सकते हैं जब वो खुद सरकार के अंदर है। इस ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है। स्विस कोर्ट ने इस मामला पे प्रोसीडिंग की और इस पर उन्होंने कन्विक्शन दी। उन्होंने कहा कि भुट्टो और जरदारी मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन और इलीगल कमीशन के केस में गिल्टी हैं, और स्विस अथॉरिटी ने उनका $60 मिलियन फ्रीज कर दिया जो उनके अकाउंट में था। स्विस कोर्ट ने यह भी अनाउंस किया कि $12 मिलियन जो ब्राइबरी की अमाउंट है वो पे की जाए पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, लेकिन जरदारी और भुट्टो साहबा ने अपील किया वर्डिक्ट और इन्फोर्समेंट डिले कर दी। ये बात है सन 2001 की। अब आप सोचेंगे यार हम 2025 में बैठे हुए, बेनज़ीर साहिबा फौत हो चुकी हैं, कैसे हो सकता है कि ये लोग बच के हों। हम आपको बताते हैं। मुशर्रफ साहब 99 में आ जाते हैं, मिलिट्री कू नाफज हो जाता है, ये केसेस सारे स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मुशर्रफ साहब ने हल्की आंच पे नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर साहिबा को रखा होता है। मुशर्रफ साहब उनसे इवेंचुअली एनआरओ करते हैं। जब वो एनआरओ कर देते हैं तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट होती है वो स्विट्जरलैंड की गवर्नमेंट से कोऑपरेट करना छोड़ देती है। इस केस के हवाले में जब मुशर्रफ साहब मुल्क से चले जाते हैं तो बेनज़ीर साहिबा फौत हो जाती हैं, उनको शहीद कर दिया जाता है और उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है। इलेक्शन जीत के 2008 से 13 तक जरदारी साहब को इम्यूनिटी मिल जाती है,
2012 में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर करता है कि स्विस केस की इन्वेस्टिगेशन खोली जाए तो उनको प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी होती है, और स्विट्जरलैंड रिपोर्ट करता है कि हमने ये केस 2008 में क्लोज कर दिया था क्योंकि आपकी गवर्नमेंट हमारे साथ ताउन नहीं कर रही थी। यानी कि दिन दिहाड़े जरदारी साहब और उनकी बेगम बेनज़ीर साहिबा ने चोरी की, इलीगली कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड किया, पैसा लॉन्डर करके $60 मिलियन के करीब स्विस अकाउंट्स में रखा, जिसमें से $12 मिलियन प्रूव हुआ कि वो ब्राइब्स की मद में मिला है। लेकिन आज तक हमारी सरकार उसके बारे में कर कुछ नहीं सकी और हमने उनको एनआरओ दे दिया। इस केस का इम्पैक्ट ये है कि वो $60 मिलियन आज भी फ्रोजन है। 90s के अंदर इन लोगों के पास ऐसे पैसे थे और आज वो फ्रोजन है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप सोचिए इनका हुजम क्या है दौलत का। अच्छा, ये वो जमात है जो बात करती थी लेफ़्ट के राइट्स की, यानी कि वो बात करती थी लैंड रिफॉर्म की, मज़दूर के हक़ की। आज भी वो नारा लगाते हैं, बिलावल साहब कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, हम मज़दूरों की पार्टी हैं। ये कौन से मज़दूरों की पार्टी है जिनके चेयरमैन $60 मिलियन के अकाउंट फ्रीज़ करवा के बैठे हैं? अजीब बेहूदगी मची हुई है पाकिस्तान के अंदर। काश मैं और सलमान भी ऐसे मज़दूरों की पार्टी बना लें, हम भी फिर $60 मिलियन फ्रीज़ करवा लेंगे, बाकी जो हमारे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं उस पे याशी करेंगे। यकीन जाने ये सलमान ने शर्ट पहनी हुई है ना, 2 साल से आपका भाई देख रहा है। ये जो कुर्ता है ना, ये जैकेट सलमान को पता है कि हमारे पास ऐसी तस्वीरें जो 7 साल पहले भी इस जैकेट में थी। तो भाई ऐसे मज़दूरों की पार्टी सलमान बना ही लेते हैं, मेरा ख्याल है मज़ा आ जाएगा। अब हम आते हैं करप्शन नंबर 2 पे। वो है फ्रेंच सबमरीन किकबैक स्कैंडल। ये अगस्टा 90B डील का हिस्सा था और इस पे एलिगेशन थी $40 मिलियन की करप्शन की। वैसे मैंने साल है कि जरदारी साहब छोटे पैसे नहीं कमाते, मिलियंस ऑफ डॉलर्स में गेम जाती है। 1994 में पाकिस्तान की $1 बिलियन की डील होती है फ्रेंच डिफेंस कंपनी DCN के साथ। उसके तहत हमें अगस्टा सबमरीन्स मिलनी है। उसमें रिवील होता है ओवर अ पैसेज ऑफ टाइम कि $40 मिलियन इन ब्राइब्स दिया गया है। फ्रेंच पॉलिसी ये होती है कि ब्राइब्स एक ऑफिशियल तरीका है, मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है। मसला ये है कि ये जो ब्राइब्स होती हैं ये दी जाती हैं पाकिस्तान के अंदर आपके एडमिरल्स को, जो नेवी में होते हैं, ऑफिसर्स को, मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को, और आपके मुल्क के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और उनके मियाँ को। इसके अंदर 2010 में एक फ्रेंच कोर्ट कंफर्म करता है कि इलीगल पेमेंट्स बनी हैं। फ्रेंच ऑफिशियल्स एडमिट करते हैं कि वायलेशन ऑफ फ्रेंच एंटी करप्शन लॉज हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो ये भी कहते हैं कि जब इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई होती है तो सिर्फ एक बंदे एडमिरल मंसूरुल हक को गलत ठहराया जाता है। हालांकि फ्रेंच इन्वेस्टिगेटर्स को एविडेंस मिलता है कि जो ब्राइब्स का पैसा है वो फनल होता है जरदारी लिंक्ड ऑफशोर अकाउंट्स में जो स्विट्जरलैंड और लक्समबर्ग में। तो ये बड़ी अजीब सी दास्तान है कि $40 मिलियन ब्राइब में मिलता है, वो पैसा फनल होता है जरदारी साहब के अकाउंट्स के थ्रू, लेकिन फंसता एक बंदा है। ये भी उसी NRO सिस्टम के तहत हुआ था जब मुशर्रफ ने डिसाइड किया था कि मैंने कुछ सियासतदानों को हल्की आंच पर रखना है। जरदारी साहब गेट्स अवे विद इट वंस अगेन, PPP गेट्स अवे विद इट वंस अगेन, जमहूरियत के सपोर्टर्स गेट अवे विद इट वंस अगेन। फिर जब डिक्टेटर आए कहते हैं कि ये पॉलिटिशियंस करप्ट होते हैं ना, तो यही सारा माजी होता है, इसको देख के वो ये बोंगियाँ मार रहे होते हैं। बारह अगली डील आते हैं जी पोलिश आर्म्स डील। इसे भी एलिगेशन $40 मिलियन का है। 1995 में बेनेज़री गवर्नमेंट मल्टी मिलियन डॉलर आर्म्स डील पोलैंड के साथ साइन करती है मिलिट्री इक्विपमेंट की प्रोक्योरमेंट का। डील साइन होती है पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, पोलिश डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स, मेनली पोलैंड की एक स्टेट रन आर्म्स मैन्युफैक्चर। खरीदा जाता है T-72 टैंक्स और मिलिट्री इक्विपमेंट, और एलिगेशन लगाई जाती है कि $40 मिलियन रिश्तों की मद में दिया जाता है। स्कैंडल अनकवर कैसे हुआ? 2012 में पोलिश गवर्नमेंट ने कुछ डॉक्यूमेंट्स डी क्लासीफाई किए। ये वक्तन फ़वक्तन इंटेलिजेंस एजेंसी तो डॉक्यूमेंट्स डी क्लासीफाई करती हैं, उसके भी कई मकासद होते हैं। जब पोलिश गवर्नमेंट ने वो डी क्लासीफाई किए डॉक्यूमेंट्स, उसमें रिवील किया गया कि इलीगल कमीशंस पे की गई हैं पाकिस्तानी ऑफिशियल्स को डील सिक्योर करने के लिए, और ये पेमेंट्स फनल हुई हैं अगेन थ्रू ऑफशोर कंपनीज लिंक टू जरदारी साहब। पोलिश गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन ने कन्फर्म किया जब ये चीज़ें निकली बाहर कि मिलियंस इन ब्राइब्स पार्ट ऑफ डील था, पर पोलैंड में इस पर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया गया। ये पैसा ट्रांसफ़र कैसे हुआ? उन्होंने देखा कि स्विस एंड कैरेबियन टैक्स हेवंस के थ्रू बोगस कंसल्टिंग फीस बेस्ड कंपनीज बनाई, यानी कंपनी को कंसल्टिंग फीस दी जाए और वो सारी की सारी लिंक्ड हो जरदारी साहब को। बैंक ट्रांसफर्स हुई शेल कंपनीज को जो कंट्रोल थी बाय पाकिस्तानी ऑफिशियल्स। अब होता क्या है कि मैंने आपको 3 डील्स बताई,
3 डील्स के अंदर फॉरेन गवर्नमेंट से हमारा कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें किकबैक्स लिए जाते हैं। ये वो टाइम है जब ज़रदारी साहब को मिस्टर 10% का नेम दिया जा रहा था। ज़रदारी साहब उस पैसे को फ़नल करते हैं, मुल्क से बाहर रखते हैं ताकि उसको सिक्योर सेफ हेवन में रख सकें, ताकि कल को जब मुल्क से भागना हो, जिस तरह वो भागे थे एनआरओ के तहत, तो फिर वो उस पैसे को एंजॉय कर सकें। जो फॉरेन गवर्नमेंट्स होती हैं वो कभी एक्शन लेती हैं, कभी नहीं लेती, यानी वो फैसिलिटेट भी करती हैं। पोलैंड की एक्शन ना लेने की वजह ये है कि वो कहते हैं कि हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कि क्योंकि जो ब्राइबरी थी वो पाकिस्तान के अंदर हुई थी और हमारे ऑफिशियल्स के साथ नहीं हुई थी। पाकिस्तान में इस केस पे कभी फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती ही नहीं है, और जब यहाँ पे प्रोसीड कराने की कोशिश की जाती है तो बताया जाता है कि ज़रदारी साहब को प्रेसिडेंशियल इम्यूनिटी है। ये केस वो केस है जिसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद था, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने फाइंडिंग्स निकलने के बावजूद नहीं परसू किया इस केस को, और ये पैसा अब वैनिश हो चुका है और ये कभी भी रिकवर नहीं होगा। और ये ऐसा पैसा नहीं है जो आप कहें कि जी किसी प्राइवेट बिजनेस डील का पैसा चोरी हुआ है। ये $40 मिलियन मेरा और आपका पैसा है। इससे पिछला $40 मिलियन भी मेरा और आपका पैसा था। उससे पिछला $12 मिलियन और सब्सिक्वेंट $60 मिलियन भी मेरा और आपका पैसा था। तो ये $150 मिलियन 90s की दिहाई में चोरी कर गए थे ज़रदारी साहब मेरे और आपके पैसों में से। ये बड़ी रकम होती है सर, इसको आप ईज़ी ना लें। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया हमें सब्सक्राइब करने के लिए। जिन जिन दोस्तों ने हमारी फैमिली में शामिल हुए 3000 की सब्सक्रिप्शन लेके, काइंडली हमें व्हाट्सएप किया करें ताकि हमें पता हो कि हमने किस ग्रुप में ऐड करना है। वैसे जो आप सब्सक्राइब कर रहे हैं इसके लिए आपको 12 वीडियोज़ हर महीने मिलेंगी जो प्राइवेट वीडियोज़ होगी, यानी कि वो कॉन्टेंट किसी ने ना पहले देखा होगा ना वो कभी किसी मेन चैनल पर अपलोड होगा। वो सिर्फ आपके कंजम्पशन के लिए होगा जो 3000 की सब्सक्रिप्शन पे कर रहे हैं। अब वो कॉन्टेंट होगा क्या? उसमें आपको लाइफ स्टोरीज पता चलेंगी, कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज़ डिस्कस होंगे, कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से चैनल्स डिमोनेटाइज हो जाते हैं, वो ग्रेट डिटेल में डिस्कस होंगे। कुछ आपके साथ कंटेंट शेयर किया जाएगा जो अवेलेबल नहीं है आम पब्लिक को, और जो पब्लिकली उस तरह शेयर भी नहीं हो सकता। मोस्टली चीज़ें एजुकेशन रिलेटेड होंगी, हर चीज़ का कोई लेसन होगा पीछे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकें। तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, 3000 रुपीज़ भेजें, व्हाट्सएप करें और ईऑन फैमिली का हिस्सा बनें। थैंक यू। अब ये तो वो केसेस थे जो बाहर के कोर्ट्स में आए थे, इनकी इन्फॉर्मेशन बाहर से मिली थी। अब हम सेकंड टियर पे आते हैं, पीपीपी केसेस के जो लोकली बने थे, जो पाकिस्तान कोर्ट्स के अंदर थे। उसमें सर फहरिस्त है ARY गोल्ड इंपोर्ट स्कैंडल। पाकिस्तानी कोर्ट्स 1998 से 2001 के दरमियान ये इन्वेस्टिगेट हुआ था और फिर मुशर्रफ दौर में आकर रुक गया था। ARY ग्रुप, जो ARY टीवी चैनल वाले हैं, ये आज से पहले सोने का काम करते थे। इन्होंने एक यूनिक कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया पाकिस्तान में, जो टेक्निकली पाकिस्तान के कंपटीशन लॉज के खिलाफ है। वो कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि 2 साल 1994 से 1996 तक ये वाहिद लोग होंगे जो गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। इन्होंने इन 2 सालों में $500 मिलियन वर्थ ऑफ गोल्ड इंपोर्ट किया और उससे पैसे कमाए। ये इन्वेस्टिगेशन खुली कैसे? यूएस कांग्रेस ने सबीना किया सिटी बैंक को 1994 में, और वहाँ पे रिवील किया गया कि सिटी बैंक के अंदर एक कैप्रिकॉन ट्रेडिंग नाम की ऑफशोर कंपनी है ओन्ड बाय जरदारी साहब, और उस कंपनी में $10 मिलियन हैं। एक एहतसाब कोर्ट में पाकिस्तान में करप्शन रेफरेंस फाइल होता है और ये कहा जाता है कि जो जरदारी साहब के पास $10 मिलियन हैं सिटी बैंक में अमेरिका के अंदर, वो दर हकीकत किकबैक्स और ब्राइब्स का पैसा है, और उसको लिंक किया जाता है ARY की परमिशन जो सरकार ने दी थी 1994 में कि वो गोल्ड इंपोर्ट कर सकती है, जो अगेन बाय द वे इलीगल है कि वो वाहिद है जो गोल्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। इन एडिशन टू जरदारी साहब, बेनजी साहिबा का नाम भी आता है, कॉमर्स सेक्रेटरी रिटायर्ड आर्मी ब्रिगेडियर असलम हयात कुरैशी का नाम भी आता है, हाजी अब्दुल रज़ाक याकूब का भी आता है, और इन सब को को-कंस्पिरेटर बताया जाता है। डील ने ना तो सिर्फ ट्रेड पॉलिसी वायलेट की, बल्कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट जो अगली आती है उनके बकौल ये नज़र आता है कि ये डील दानिस्ता तौर पे की गई थी ताकि $10 मिलियन कमाया जा सके। जो केस की इन्वेस्टिगेशन थी उसने ये साबित किया कि बैंक रिकॉर्ड्स ने ट्रांसफ़र शो किए ARY के अकाउंट से ज़रदारी लिंक्ड अकाउंट्स को। गोल्ड स्मगलिंग का एविडेंस शो हुआ ARY के केस में, और एवेजन ऑफ टैक्सेस का भी हुआ। कस्टम डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट किया कि इलीगली ARY ने गोल्ड इंपोर्ट किया सरकार के साथ मिलके। ये केस हाउएवर जो काफ़ी ठोस था, काफ़ी मजबूत था, और इस पे सारी पार्टियां बड़ी परेशान थी। इसको ड्रॉप कर दिया गया जब मुशर्रफ साहब ने NRO किया। 2010 में नैब ने दोबारा केस खोलने की कोशिश की, पर
क्योंकि बहुत टाइम गुजर चुका था, बहुत सारे लोग फौत हो चुके थे, बहुत सारे एविडेंसेस गायब हो चुके थे, केस कहीं जा नहीं सका। अब आते हैं 1994 नेशनल बैंक लोन स्कैंडल पे। ये भी 1996 से 1999 में पाकिस्तान के अंदर हुआ था। नैब इन्वेस्टिगेशन ने इसको इन्वेस्टिगेट किया था और उनकी रिपोर्ट जो थी उसमें हैरानकुन कर देने वाली बातें थी। बेनज़ीर साहिबा के दूसरे दौरे हुकूमत 1993 से 1996 तक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान ने हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन लोन्स दिए थे। ज़्यादातर ये लोग पॉलिटिकली कनेक्टेड थे, पॉलिटिकली एसोसिएटेड थे। मेजॉरिटी ऑफ दीज लोन्स कभी पे बैक ही नहीं हुए, जिसकी वजह से एक बैंकिंग क्राइसिस भी आया। काफ़ी बैंक्स शट डाउन भी हुए, काफ़ी बैंक्स ऑक्शन ऑफ भी हुए, काफ़ी बैंक्स मर्ज भी हुए। जब इन्वेस्टिगेशन इस मामले में खुली कि ये ताकतवर लोग लोन्स क्यों नहीं वापस कर रहे, तो पता चला कि बहुत सारे लोग आसिफ अली जरदारी और उनके हवारी यानी दोस्त हैं। नवाज शरीफ गवर्नमेंट ने 97 से 99 में जब इन्वेस्टिगेट किए फाइनेंशियल स्कैंडल्स, तो पता चला कि 200 मिलियन डॉलर्स के करीब लोन्स दिए गए हैं फर्जी कंपनीज को, उन इंडिविजुअल्स के नाम जिनके दर हकीकत लिंक्स हैं आसिफ अली जरदारी को। इन लोन्स केवल कोलैटरल नहीं रखा गया। कोलैटरल क्या होता है कि आप कोई चीज़ गिरवी रखवाते हैं पैसे उठाने के लिए, और ये लोन्स फर्जी तौर पे दे दिए गए। और मेजॉरिटी ये लोग जिन्होंने 200 मिलियन डॉलर दिया वो डायरेक्टली पीपीपी के एलाइज और दोस्त हैं। नैब ने फॉर्मली चार्ज किया आसिफ अली जरदारी को और सेवरल नेशनल बैंक के ऑफिशियल्स को करप्शन और फ्रॉड के लिए। इन्वेस्टिगेटर्स ने क्या ढूंढा? फेक बिजनेस, लोन अमाउंट्स जो डायरेक्टली ट्रांसफर हुई हैं ऑफशोर कंपनीज को, जो सरातन इलीगल है, और 3 कनेक्शंस टू अदर फाइनेंशियल स्कैंडल्स इंक्लूडिंग मनी लॉन्ड्रिंग केसेस। लेकिन जब ये इन्वेस्टिगेशन पीक पे थी, ये केस ड्रॉप कर दिया गया क्योंकि मुशर्रफ साहब ने 2001 में केसेस स्लो डाउन किए और 2007 में एनआरओ आ गया, और जब 2010 में केस रीओपन हुआ तो बहुत टाइम गुजर चुका था। आप पैटर्न देख रहे हैं कि जो भी 90 की करप्शन थी वो मुशर्रफ साहब ने आकर रोकी डीलें बनाने के लिए, कि मैं इनको ये करप्शन का डरा के डीलें बना लूँ, इनको मुल्क से बाहर भेज दूँ। फिर जब ये मुल्क में वापस आना चाहें तो ये मेरे साथ एनआरओ कर लें, फिर उस एनआरओ के तहत इनमें इन्वेस्टिगेशन ना हो सके, टाइम बहुत गुजर गया हो। और कई दफ़ा ये लोग ये कर चुके हैं। ये जो अभी नवाज शरीफ साहब पीछे भी गए थे मुल्क से बाहर, इंग्लैंड में जब बीमार हो गए थे, तो ये डील ही करके गए थे। अब जब ये वापस आए तो ये डील ही करके वापस आए। और आपने देखा कि आते साथ ही कैसे इन्होंने, खैर ये मैं थोड़ा कल की स्टोरी पे जा रहा हूँ, इंशाल्लाह वो कल बताएंगे कि वापस आके कैसे पीएमएलएन ने अपने केस माफ़ करवाए। अब हम आते हैं छठी चीज़ पे, आईपीपीज। ये आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो बड़ा रेलेवेंट है हम सब के लिए, क्योंकि हमारी आत्मा रुलेगी। इसमें $100 मिलियन प्लस की एलिगेशन है। नैब की ऑडिटर जनरल रिपोर्ट 1998 से 2000 तक ने कंफर्म किया कि ओवर प्राइसिंग और किकबैक्स हुई हैं, और इस पर कहा कि इस पे केस होना चाहिए। पावर कंपनीज ने पैसे दिए कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए, जिसकी वजह से आज हम एक एनर्जी क्राइसिस में भी हैं। गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म आईपीपीज के साइन किए कॉन्ट्रैक्ट्स। पहली आईपीपी पॉलिसी बेनज़ीर दौर के आई थी हबको के अंदर, जो एक कंपनी को ओवर इन्फ्लेटेड प्राइस पे दी गई थी। आईपीपी से इनहेरेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आईपीपी एक जेन्युइन चीज़ है, उसके तहत आप बिजली बना सकते हैं, लेकिन अगर आप ओवर प्राइस करें, आपने जो उसकी कैपेसिटी पेमेंट होती है वो नॉन सेंसिकल बनाए, तो ये नुकसानदेह होती है। तो यहीं पे प्रॉब्लम था। नवाज शरीफ साहब की 97 से 99 की इन्वेस्टिगेशन ने ये देखा कि आईपीपी के इलेक्ट्रिसिटी रेट्स आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड हैं। पाकिस्तान मार्केट प्राइस से ज़्यादा पे कर रहा है। कैपेसिटी पेमेंट जो है वो अनफेयरली हाई है। गवर्नमेंट को बिला वजह के पैसे देने पड़े हैं, और कंपनी ज़्यादातर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट तब ले सकती हैं और डील्स तब सिक्योर होती हैं जब उनका ज़रदारी साहब से लिंक हो। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मल्टीपल आईपीपी कंपनीज को शो कराया एविडेंस कि ये किकबैक्स देती हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल को। एविडेंस ये भी नज़र आया कि जरदारी साहब के ऑफशोर अकाउंट में पेमेंट्स रिसीव हुई हैं आईपीपी से, और पंजाब पाकिस्तान गवर्नमेंट बिलियंस पे कर रही है देन नेसेसरी। नैब की ऑडिटर जनरल ने कंफर्म किया कि आईपीपी जो ओवरप्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही थी वो सिर्फ और सिर्फ विया करप्शन है। 2007 के एनआरओ ने इस चीज़ को शील्ड किया कि जरदारी साहब और पीपी पे इसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो सके। और दूसरी वजह इस पर फुल फ्लैज इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई कि लोग ये डरते थे कि इंटरनेशनल बिजनेस की रेपुटेशन हमारे मुल्क में ख़राब हो जाएगी। अब हम आते हैं पीआई एयरक्राफ्ट लीज स्कैंडल में। 1998 से 2000 की जो नैब एंड ऑडिटर जनरल रिपोर्ट थी, उन्होंने ये शो कराया कि 93 से 96 तक पीआई ने सेवरल एयरक्राफ्ट जो लीज़ किए हैं वो मार्केट रेट से ऊपर किए हैं। इसके अंदर शो हुआ कि जरदारी साहब ने किकबैक्स रिसीव किए हैं थ्रू ऑफशोर अकाउंट्स। अगेन इसके ऊपर जब मुकदमात बने तो मुशर्रफ साहब आगे, वो मुकदमात रोक दी गए। ये साबित हुआ कि पीआई ने 3 गुना ज़्यादा पे किया है
जो एक्चुअल लीज अमाउंट होती है। पीआईए की पेमेंट्स जो थी वो ट्रेस हुई टू ऑफशोर कंपनीज लिंक टू जरदारी साहब। जो एयरक्राफ्ट हमें मिले भी 3 गुना महंगे, वो वायबल नहीं थे, जिसकी वजह से हमें अरबों का नुकसान हुआ। और अगेन एनआरओ ने इस चीज़ को कवर कर दिया। इसके बाद है राइस एक्सपोर्ट स्कैम। ये भी ऑडिटर जनरल रिपोर्ट 97 टू 2000 ने कन्फर्म किया। राइस एक्सपोर्ट स्कैम बेसिकली ये था कि हमने फॉरेन बायर्स को 93 से 96 तक एक बड़ी लो प्राइस के ऊपर चावल बेचे जो सरकारी थे। हमें $100 मिलियन रेवेन्यू लॉस हुआ। जरदारी और पीपीपी ऑफिशियल्स को इसके अंदर किकबैक्स मिले और उन्होंने अप्रूव किए इन लो प्राइसेस को। नैब ने और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने ये शो किया कि ये माइसिव फाइनेंशियल लॉस हुआ ही तब है जब फॉरेन बायर्स ने ऑफशोर अकाउंट्स में जरदारी साहब के पैसे डाले हैं। यहाँ पे पीपीपी गवर्नमेंट ने रेट्स अप्रूव किए और इनको सस्ते दाम माल बिक गया। अभी जो माल इन्होंने बेचा था ये इनकी फुप्पो जी का नहीं था, ये पाकिस्तान की आवाम का था। तो यानी कि 1993 से 6 तक मेरा और आपका $100 मिलियन का नुकसान हुआ। यानी आज के आप आराम से लगा लें $1-2 बिलियन का नुकसान है। तो जरदारी साहब ने बैठे बैठे करवा दिया ताकि उनको और उनके दोस्तों को किकबैक मिल सके। फॉरेन बायर की जो पेमेंट्स थी वो सारी की सारी फनल हुई थी थ्रू अकाउंट्स कंट्रोल्ड बाय पीपीपी लिंक्ड इंडिविजुअल्स। अगेन जब इससे मुकदमा होने लगा तो मुशर्रफ साहब आ गए, डीलें बन गई, एनआरओ हो गया। बाद में अदालतों ने कहा कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमारे पास चीज़ें नहीं हैं। फिर आपको याद होगा हमने एक स्टोरी की थी पीटीसीएल की। पीटीसीएल ने मेजर करप्शन तो मुशर्रफ साहब ने खुद की थी, लेकिन जो पीटीसीएल ने एतिसलात को स्टेक बेचा था तो उसमें से $800 मिलियन पेमेंट होनी थी पाकिस्तान को रिमाइंडर। वो पेमेंट 2008 से लेकर 13 तक अलेज की जाती है कि ये डिले थे क्योंकि जरदारी साहब किकबैक्स उनसे ले रहे थे कि आप ये पैसे ना दें, थोड़े से मुझे दे दें तो मैं आगे मामला समेट दूंगा। जो नैब और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट थी उन्होंने ये अलेज किया कि पीपीपी ऑफिशियल्स के मरासिम हैं इंटरमीडिएट्स के साथ जो लॉबी करते हैं एतिसलात के लिए सरकार में। एतिसलात को कंट्रोल दे दिया गया पीटीसीएल का, इवन दो उन्होंने पूरे पैसे नहीं दिए हुए। और पीपीपी गवर्नमेंट ने कोई एफर्ट नहीं किया ये पैसे रिकवर करने के लिए। और साथ साथ ये भी नज़र आए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बेनिफिट कर रहे हैं फाइनेंशियली इस डिले की वजह से। अगेन ऑफशोर अकाउंट्स, अगेन जरदारी साहब का लिंक, अगेन नैब की इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई क्योंकि जरदारी साहब के पास उस वक्त इम्यूनिटी थी। अब ये सारे हमने आपको केसेस बताए हैं, ये वो हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट्स और लोकल कोर्ट्स में चले हैं, जिनके फैक्ट्स मौजूद हैं। अब हम आते हैं तोम पे, लंगर का। हम आपको सिर्फ लंगर का बताएंगे लेकिन इसमें हम कोई मेरिट देते नहीं हैं। वो है डसॉल्ट मिराज फाइटर जेट डील फ्रांस की, इसमें ब्राइबरी के रूमर्स थे। उसके बाद यूक्रेन मिलिट्री इक्विपमेंट डील है, इसमें ब्राइबरी के रूमर्स थे। कराची लैंड अलॉटमेंट स्कैंडल है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट स्कैम्स हैं हेलीकॉप्टर और इक्विपमेंट के, दुबई प्रॉपर्टीज़ एंड मनी लॉन्ड्रिंग केसेस, जरदारी साहब की रियल एस्टेट परचेज दुबई के हवाले से। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमारे घटिया लीगल सिस्टम ने इकट्ठी की हैं और इंटरनेशनल लीगल सिस्टम ने इकट्ठी की हैं। अगर जेन्युइनली इन पॉलिटिशियंस के आप मंथ बाय मंथ इन्वेस्टिगेशन करें पूरे पॉलिटिकल करियर्स का, जब ये पावर में होते हैं तो नई से नई दास्तान ऑफ करप्शन निकलेगी। ये करप्शन इतनी सिस्टेमिक है कि आज पूरा का पूरा सिंध ब्लीड कर रहा है। आप जो कराची की आज हालत देखते हैं वो एक दिन में नहीं बनी है। सिंध की जो हालत देख रहे हैं एक दिन में नहीं बनी, वो 40-50 साल ऑफ पीपीपी रूल में बनी है। इसलिए जब पीपल्स पार्टी कहती है, बिलावल साहब कहते हैं कि पंजाब को भी हम सिंध जैसा बनाएंगे, तो हम कहते हैं रहन दो, छੱਡ दो, सानू नून लीग कबूल है। अव्वल तो पंजाब ने पीटीआई के लिए वोट किया है और पीटीआई गवर्नमेंट यहाँ होनी चाहिए थी, इलीगल हुआ जो हुआ है। लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे कि भाई या पीएमएलएन या पीपीपी, तो मैं कहूँगा पीएमएलएन ही ठीक है, बड़ी मेहरबानी, साई सानू नहीं चाहिए। अगर आप पूरी की पूरी पॉलिटिकल लेगेसी देखो तो उसके अंदर कोई भी मेजर डेवलपमेंटल वर्क पीपीपी को एट्रीब्यूट नहीं होता। अगर आप लेगेसी देखो पीपल्स पार्टी की तो वो करप्शन की ही है, किस तरह उन्होंने अपने सिस्टम्स खोखले किए हैं, अपने दोस्तों को रिवॉर्ड किया है। अगर बेनज़ीर के अंदर थोड़ा भी जज्बा था मुल्क के लिए तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया उनके शहीद होने के बाद। और आज जो उनका बेटा है वो तो एग्जैक्टली अपने बाप के नक्शे कदम पे चल रहा है कि पावर पॉलिटिक्स खेलो, इस्टेब्लिशमेंट की जाओ चुको, उनकी गोद में बैठो, इक़्तिदार में आओ। वोट तुम्हें बेशक कक्का ना मिले, ठीक है, लेकिन पावर में रिमेन करना ज़रूरी बहुत है। और ये वर्चू सिग्नल करते हैं। कभी हिना रवानी घर को भेज देते हैं तालिबान से मुज़ाकरात करने, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाके बड़ी वुमेंस राइट्स के बारे में बात करते हैं, माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करते हैं। एक तरफ वो वोट बटोरते हैं कि हम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करते हैं, ये लिबरांडू जितने हैं वो आके बात करते हैं कि जनाब देखो कितनी अच्छी बात की पीपीपी ने,
हालांकि मज़दूरों को कत्ल करने में और माइनॉरिटीज़ को कत्ल करने में सबसे बड़ा हाथ पीपल्स पार्टी का है। पाकिस्तान के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने वो काम किया जो कोई सियासी जमात, दीनी जमात नहीं कर पाई, अहमदी नॉन मुस्लिम डिक्लेयर कराए। तो माइनॉरिटीज़ से नफ़रत करने वाले पीपल्स पार्टी हैं, पाकिस्तान में करप्शन करने वाले पीपल्स पार्टी हैं, एंटी जमहूरियत सोच पीपल्स पार्टी की है। तो आइंदा अगर किसी ने वो कहा ना कि पीपल्स पार्टी अच्छी जमात है, ये वीडियो हमारी दिखा देना। आपका सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।